हाल ही में एलॉन मस्क ने हमें वो राज बताया कि वो राजनीति में इतने ज्यादा शामिल क्यों हैं। उन्होंने एक्स क्यों खरीदी। और ये हैरान करने वाला है, क्योंकि एक टेक जीनियस के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिन्होंने सचमुच अरबों कमाए हैं, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ हमारी दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं, वगैरह वगैरह। राजनीति एक चौंकाने वाला मोड़ है, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने का कारण अपनी अब अलग हो चुकी बेटी को बताया। उनकी बेटी का नाम विवियन जेना विल्सन है। पहले उन्हें जेवियर मस्क नाम से जाना जाता था। एलन मस्क ने बताया कि वो राजनीति में अपनी ट्रांस बेटी विवियन विल्सन के कारण आए। अब विवियन खुद इस थोड़े दिलचस्प इंटरव्यू की वजह से बहुत वायरल हो रही हैं, जिसमें उनसे उनके पापा के बारे में राय पूछी गई थी, और ये उनका जवाब था। आपके पापा सबसे अच्छे हैं, है ना? लेकिन क्या? माफ कीजिए। सबसे अच्छा आपके पिता। ठीक है। तो हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर वो जिस मुकाम पर आज है, वहाँ सिर्फ अपने पिता की वजह से पहुंची है। लेकिन वहाँ का रिश्ता सीधा सादा नहीं है। इंटरव्यू के बीच में यूं उठकर चले जाना ना सिर्फ बहुत ही गैर पेशेवर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप इस बारे में बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। हालांकि एलन मस्क खुद इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर कुछ ऐसा है जो उनका दिल पूरी तरह से तोड़ देता है। अगर आप विवियन विल्सन को नहीं जानते, तो ये वही हैं। मैं एक मॉडल हूँ। राजदूत बनना बहुत रोमांचक है। ये मेरे मॉडलिंग करियर में एक बहुत बड़ा कदम है। ये मौका मुझे रिहाना के आशीर्वाद से मिला। वो आइकॉनिक है और ये ब्रांड वाकई बहुत कूल है। अब हमने इस बारे में काफी विस्तार से बात की है कि ब्रांड्स हमेशा राजनीतिक एजेंडा का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से आपके पास ऐसे मॉडल्स होते हैं जो खूबसूरत नहीं होते। और ये साफ है कि रिहाना ने विवियन को चुनने का एक कारण उनकी खूबसूरती थी, लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने पिता, जो एक अजीब पिता है, उनके हर उस चीज के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की है जिनके लिए वो खड़े होते हैं, लड़ते हैं और जिन पर विश्वास करते हैं। ये विवियन का वीडियो है, जिसमें वो एंटी आइस ड्रैग शो में अवैध प्रवासियों के कानूनी खर्चों के लिए पैसे जुटाते हुए परफॉर्म कर रही हैं, और इसे ओली लंडन ने पोस्ट किया था। तो ये अपने आप में एक अजीब परफॉर्मेंस है, और खासकर तब जब आप ये समझते हैं कि पर्दे के पीछे ये परफॉर्मेंस आखिर क्यों हो रही है, इसकी असली वजह क्या है ना? विवियन का इरादा है कि वो किसी भी तरह से अपने पापा के खिलाफ सच में लड़ सके। अब मैंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि मुझे ट्रांस का पूरा मामला बहुत ही दिल तोड़ने वाली लगती है, और कई मायनों में चिंताजनक है। ये हमारी संस्कृति के बारे में बताता है, ये हमारे समाज के बारे में बताता है। वैसे पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि वीडियो को हाइप मिले और हम इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठा सके। ये हाल ही में वायरल वीडियो है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि विवियन ठीक है या नहीं। अगर ये प्रोसेस्ड नहीं है, अगर ये प्रोसेस्ड है, तो मैं इसे नहीं चाहती। मैम, ये 11 पाउंड का पूरा डेली हैम का टुकड़ा है। इसमें कोई हड्डी, चर्बी या संयोजी ऊतक नहीं है। ये कई सुअरों के मांस का मिश्रण है। इसे इमल्सिफाई किया जाता है, तरल बनाया जाता है, छाना जाता है और अंततः अपरिहार्य रूप से तैयार किया जाता है। ये वीडियो विवियन या उसके ट्रांस होने के फैसले पर नहीं, बल्कि एलॉन मस्क पर है, और ये कहानी उनके लिए कितनी मायने रखती है, ये सच में दिल तोड़ने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं, 15 घंटे पहले एलॉन मस्क ने लिखा, वोक माइंड वायरस को खत्म करो, जेवियर को इसने मार डाला, अब ये मर जाएगा। उनका क्या मतलब है? जेवियर, जो अब विवियन है, एलन मस्क के ट्रांसजेंडर बेटे ने कहा कि उसके पास पैसे कम हैं और पिता से रिश्ता तोड़ने के बाद वो 3 रूममेट्स के साथ रह रहा है। विवियन जेना विल्सन ने अरबपति पिता से रिश्ता तोड़ने के 3 साल बाद इंटरव्यू में आर्थिक स्थिति पर बात की। उसने महिला के रूप में पहचान के लिए नाम और जेंडर बदलने की याचिका दायर की थी। मैं खाना खरीद सकती हूँ, मेरे पास दोस्त है, एक छत है और कुछ खर्च करने लायक आमदनी भी है, जो अच्छा है, और लॉस एंजलिस में मेरी उम्र के ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली है। मस्क ने पहले खुलासा किया था कि उनके ट्रांस बेटे को वोक माइंड वायरस ने मार डाला था, और ये भी बताया था कि डॉक्टरों ने उन्हें धोखे में डालकर उनके बेटे को 16 साल की उम्र में ट्रांजिशन की अनुमति दिलवा दी थी। अब युवाओं को ट्रांजिशन की अनुमति देने पर हो रही बातचीत अपने आप में चौंकाने वाली है।
और आप सबको दिलचस्प बात है, ओनली को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या हमें बस अच्छा बनकर इन लोगों को उसी जेंडर से संबोधित करना चाहिए जिससे वे अपनी पहचान बताते हैं, या फिर क्या ये किसी ऐसी चीज को सामान्य बना देना है जो मेरे लिए सच में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये सवाल कई लोगों को उलझाता है। हम बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन ओनली लंदन की कहानी देखना चाहिए। आइए सुनते हैं कि एलन मस्क इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई मायनों में ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। और जितनी ज्यादा कहानियां हम इस समय ट्रांस मूवमेंट के साथ हुई हर चीज के बारे में सुनते हैं, मुझे ये उतना ही ज्यादा दिल तोड़ने वाला लगता है। मैंने अपने बेटे को मूल रूप से खो दिया है, तो आप जानते हैं वे इसे डेड नेमिंग एक वजह से कहते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसे डेड नेमिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका बेटा मर चुका है, तो मेरा बेटा जेवियर अब नहीं रहा। वोक माइंड वायरस ने उसे मार डाला। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कैसा होगा। हाँ, यहाँ वो अपने बेटे जेवियर का जिक्र कर कहता है कि जेवियर मर गया, न कि मैंने जेवियर को खो दिया, जैसे अब वो लड़की है। वो कहता है, नहीं जेवियर, उसने मान लिया है कि विवियन अब कभी वापस जेवियर नहीं बनेगी। खास तौर पर वो कहता है कि उसका दिल इस बात से टूट गया है कि उसके बेटे को वोक माइंड वायरस ने मार डाला। अब वो वोक माइंड वायरस चीज क्या है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, चलिए सुनते हैं। जेंडर अफर्मिंग केयर, जो बच्चों का अंग भंग और नसबंदी है। हाँ, ये मेरे एक बड़े बेटे के साथ हुआ। मुझे मेरे बड़े बेटे जेवियर के लिए दस्तावेजों पर साइन करने के लिए धोखे से फंसाया गया था। ये सोचना भी अजीब है कि दुनिया के इतने सफल और जानकार पुरुष को ऐसी चीज में फंसाया जा सकता है। आखिर क्यों? खैर, यही दिखाता है कि ये आंदोलन कितना अविश्वसनीय रूप से नियंत्रित करने वाला और पागल था, जिसने हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ट्रांस को सामान्य मानना एक सामान्य बात है। 16 साल के बच्चे को किसी भी हाल में ट्रांजिशन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। 18 साल से ऊपर की बात अलग है, लेकिन 16 साल के बच्चे को ट्रांजिशन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे अनुभव में मैंने कभी ऐसा युवा नहीं देखा जो अपने शरीर में सहज न हो। मैं ट्रांस के पूरे अनुभव में नहीं जाना चाहती। अगर आप वाकई ट्रांस हैं, अगर आपको सच में लगता है कि आप अपने शरीर से जुड़े नहीं हैं जैसा कि आप खुद को मानते हैं, तो मेरी राय में ये बहस किसी और समय के लिए है। हालांकि ये तथ्य कि इस आदमी को इसमें फंसाया जा सकता था, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। मुझे बताओ कि तुम अब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रही हो, है ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये शायद तुम्हारी मदद नहीं कर रही हैं, खासकर अगर तुम्हारे सिस्टम में पर्याप्त कोलेजन नहीं है। कोलेजन? शायद तुम्हारे मन में यही सवाल है। हाँ, मैं भी हैरान थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही स्थिति में थी और मुझे भी ये एहसास नहीं था कि 30 के बाद हमारे शरीर में कोलेजन का उत्पादन हर साल 1 से 2% कम होता जाता है। और मुझे भी सालों से जोड़ों की समस्या रही है और मैंने सारे सप्लीमेंट्स आजमा लिए थे। फिर मुझे नेटिव पाथ ग्रास फेड कोलेजन मिला और सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही असली राज है हमारी त्वचा को टाइट रखने, हड्डियों को मजबूत रखने और जोड़ों को सही से काम करने का। ये स्वाद में खराब नहीं है, क्योंकि पानी या कॉफी में घुल जाता है। हजारों यूजर्स ने भी बेहतर त्वचा, नींद और कम दर्द का अनुभव किया। तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाए और इस शो को सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है नेटिव पाथ हमारे स्पॉन्सर बनेंगे, स्पेशल बंडल ऑफर और फ्री शिपिंग के साथ। तो जाए getnativepath.com/getnativepath.com/meera पर। वो है getnativepath.com/MEIRA। इसे बिना किसी रिस्क के आजमाएं, 365 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ। मुझे बताया गया था कि जेवियर आत्महत्या कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं समझाया गया था कि प्यूबर्टी ब्लॉकर्स असल में सिर्फ नसबंदी की दवाइयां हैं। और इसी तरह मैंने अपने बेटे को खो दिया। इसे डेड नेमिंग कहते हैं। इसके पीछे वजह है। हाँ, ठीक है, तो इसे डेड नेमिंग कहने की वजह यह है क्योंकि आपका बेटा अब नहीं रहा। अब मेरा बेटा जेवियर नहीं रहा। वोक माइंड वायरस ने उसकी जान ले ली। इसके बाद मैंने वोक माइंड वायरस खत्म करने की कसम खाई। अपने बेटे के साथ घटना के बाद उन्होंने कहा, मैं वोक माइंड वायरस को खत्म करने की कसम खाता हूँ। और हम कुछ प्रगति कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये एक पुराना इंटरव्यू है। बहुत से लोग इसे पहले ही देख चुके हैं। मुझे लगता है ये शायद 2025 का है। ये निश्चित रूप से उस समय से पहले का है जब जॉर्डन पीटरसन बीमार पड़े थे और ये बहुत वायरल हो गया था।
क्योंकि ये एक दिलचस्प व्याख्या और अंतर्दृष्टि थी उस व्यक्ति के बारे में जिसे अक्सर एक भावनात्मक इंसान के रूप में नहीं देखा जाता। अब जानते हैं, वो एक तरह से रोबोटिक शख्सियत है जो बस बाहर जाते हैं और जो सामान्य है उसे तोड़ देते हैं और उसके बाद अद्भुत नई चीजें बनाते हैं। लेकिन उन्हें ये कहते हुए देखना, जैसे कि मुझे एहसास हुआ कि कुछ सच में बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया और चुरा लिया, है ना? इलॉन मस्क जिस वोक माइंड वायरस की बात करते हैं वो क्या है? संक्षेप में कहें तो शायद वोक माइंड वायरस का मतलब है बहुत ही विभाजनकारी पहचान की राजनीति बनाना। तो ये वास्तव में नस्लवाद को बढ़ाता है, सच कहूँ तो लिंग भेद और बाकी सभी इज्म को भी बढ़ावा देता है। और जबकि ये दावा करता है कि ये इसका उल्टा कर रहा है, असल में ये लोगों को बांटता है और एक दूसरे से नफरत करवाता है, साथ ही लोगों को खुद से भी नफरत करवाता है। और ये योग्यता विरोधी भी है। ये आप जानते हैं, ये मेरिट पे आधारित नहीं है। तो आप चाहते हैं कि लोग अपनी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर सफल हों, न कि इस पर कि वे कौन हैं, चाहे वे पुरुष हों, महिला हों, किस नस्ल या लिंग के हों। ये एक कृत्रिम, आप जानते हैं, मानसिक गृह युद्ध है जो बनाया गया है। मुझे इसमें सबसे दिलचस्प ये लगता है कि जब लोग किसी चीज के प्रति बहुत जुनूनी होते हैं तो ये अस्वस्थता का संकेत है। जब कोई लड़की किसी पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाती है तो ये अस्वस्थता का संकेत है। जब कोई पुरुष पैसों के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाता है तो ये भी अस्वस्थता का संकेत है। जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक हस्ती के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाता है, चाहे वो उनसे नफरत करता हो या प्यार करता हो, तो उसमें कुछ अस्वस्थ होता है। जब कोई व्यक्ति लिंग को सबसे ऊपर रखकर उसमें जुनूनी हो जाता है तो ये अस्वस्थता है। और एक समाज के रूप में हमने अस्वस्थता को एक तरह से सक्रियता का प्रतीक मान लिया है। ये सक्रियता का प्रतीक नहीं है। और जब आप सिर्फ नफरत करने के बारे में ही सोच सकते हैं तो वो सही नहीं है। किसी खास समूह से नफरत करना या किसी खास समूह से प्यार करना या किसी एक चीज के बारे में जुनूनी होना, जैसे कि आपके लिंग को कैसे संबोधित किया जाता है या लोग अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे अपनाते हैं, ये जुनून और अतिवाद जो हमने समाज में सामान्य माना है, इसमें जरूर कुछ गलत है। आपको किसी को उनकी क्षमताओं के आधार पर नौकरी पर रखना चाहिए, न कि इस जुनूनी जरूरत के आधार पर कि उनका लिंग सही प्रकार का हो या उनका धर्म या उनकी जाति सही प्रकार की हो। मेरे लिए ये अस्वस्थ है, हमेशा ऐसा ही था और रहेगा। वोक माइंड वायरस ने इस अस्वस्थता को बढ़ावा दिया है। लिंग के प्रति जुनून को सब कुछ बना दिया गया है और हर चीज अधिकारों पर केंद्रित है। बहुत से लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं, लेकिन हर अल्पसंख्यक समूह हर जगह अपने लिए अलग बाथरूम नहीं चाहता। ट्रांस मूवमेंट ने ये मांग की है। इसने हर चीज को ट्रांस के बारे में बना दिया है, जबकि वैसे मेरी कुछ ट्रांस दोस्त भी हैं। मजेदार बात है ना? क्या मैं उनकी सोच और फैसलों से सहमत हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा है और कहती रहूंगी क्योंकि मुझे ये सेहतमंद नहीं लगता और मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मेरे लिए पूरे ट्रांस आंदोलन में एक मानसिक अस्वस्थता का स्तर है। लेकिन इसे छोटे बच्चों पर थोपना और इसे पूरी तरह सामान्य मान लेना, यहाँ तक कि समाज को माता पिता से ये झूठ बोलने की जरूरत महसूस हो कि मेडिकल प्रक्रियाएं क्या हैं, समाज से भी झूठ बोलना और लोगों पर इतना दबाव डालना कि उन्हें बस दूसरों की जेंडर पहचान की पुष्टि करना ही सबसे जरूरी लगे। लोगों को छोटे समूह में फिट होने के लिए अपने सर्वनाम बदलने पड़ते हैं, जो अलग अलग सर्वनामों में विश्वास करते हैं। ये एक अस्वस्थ जुनून है। अब वोक माइंड वायरस में कई अलग अलग तत्व होते हैं। वोक माइंड वायरस तब होता है जब आप लोगों की क्षमताओं और उनकी ईमानदारी की परवाह करना छोड़ देते हैं और उसकी बजाय आप लिंग, जाति और अन्य चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। आप उन चीजों के लिए जुनूनी हो जाते हैं जिनका असल में मतलब नहीं है। सुनिए जो रोगन के शो में वे क्या कहते हैं। याद रखें, इसी कारण एलन मस्क ने एक्स खरीदी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हमें जो जानकारी मिल रही थी वो वास्तव में आज़ादी और अपनी राय का खुद आकलन करने की क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई थी। इसे खास तौर पर कुछ खास एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था और ये वही एजेंडे थे जिनके झांसे में वो खुद भी आ गए थे। क्या कभी आप आधी रात में उठते हैं और सपना देखते हैं कि आपने वो नहीं किया और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है? खैर, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है ये मुसीबत को न्योता है। विवाद। आखिरकार वो क्या था जिसने आपको ये फैसला लेने के लिए प्रेरित किया? मेरा मतलब है, ये थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन मुझे चिंता थी कि इसका सभ्यता पर एक संक्षारक प्रभाव पड़ रहा है, कि इसका बस बहुत बुरा असर पड़ रहा था।
और मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा ये भी है कि ये जहाँ स्थित था वो है, आप जानते हैं, डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को। मुझे लगता है सैन फ्रांसिस्को खूबसूरत है और हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सैन फ्रांसिस्को के हालात सुधारने ज़रूरी हैं क्योंकि डाउनटाउन, खासकर ट्विटर हेडक्वार्टर के पास का माहौल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा दिखता है। मेरा मतलब है वहाँ हालात बहुत ख़राब है। क्या आप कभी उस इलाके में गए हैं? हाल ही में नहीं, मैंने सुना है। ये पागलपन है। मैंने सुना है कि ये पागलपन है। मैंने सुना है कि जब तक आप खुद वहाँ नहीं जाते तब तक आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। जब तक आप वहाँ नहीं जाते यकीन नहीं कर सकते। तो अब पूछना है कौन सी विचारधारा उस नतीजे तक पहुँची। वो विचारधारा पूरी दुनिया में पहुँचाई जा रही थी। तो आप जानते हैं, एक ऐसी विचारधारा जो आमतौर पर काफ़ी सीमित और भौगोलिक रूप से बंधी होती, जिससे उसका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित रहता। उसे प्रभावी रूप से जानकारी फैलाने का एक हथियार दे दिया गया था। कितना दिलचस्प है ये कहना कि अगर आप सिर्फ सैन फ्रांसिस्को को देखें तो आपको दिखेगा कि ये पूरी चीज कितनी अविश्वसनीय रूप से समस्याग्रस्त है। और इसी के साथ अंत करने के लिए मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम कुछ ट्रांसजेंडर लोगों की आवाजें साझा करें जिन्होंने वास्तव में ये अनुभव किया है कि इस सिस्टम के तहत आना असल में क्या होता है। क्योंकि विवियन के विपरीत, जो साफ तौर पर अपनी राय में स्थिर है कि यही उनका आगे बढ़ने का तरीका है और उन्हें अपने पिता की बुराइयों से लड़ना है। हालांकि जब आप दोनों को देखते हैं, जब आप एलॉन को देखते हैं, तो आपको सच में लगता है कि वो पूरी तरह से इस बात से दिल टूट चुके हैं। वो अकेले माता पिता या बच्चे नहीं है जो इससे पीड़ित है। मुझे लगता है कि ये महिला बहुत साहसी है। वो थीसिस जो बच्चे के ट्रांजिशन को सही ठहराने की कोशिश करती है, उसका मतलब है या तो अपनी बेटी का ट्रांजिशन कराओ या उसे दफना दो। मेरे माता पिता से यही झूठ कहा गया था और जिन बच्चों ने खुद को ट्रांस बताया है उनके हर माता पिता से भी यही कहा गया। मैं ये बात एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ। ट्रांसजेंडरिज्म की पूरी बुनियाद यही है कि अगर मैं ट्रांजिशन नहीं करती तो अपनी जान ले लूंगी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि मेरा लिंग बदलने की कोशिश करना मेरी मानसिक सेहत को बर्बाद कर देगा। या इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि हमारे पास एक और कहीं ज्यादा सेहतमंद विकल्प था। इन सब चीजों को न कह देना और मुझे सच में खुद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मेरे माता पिता की मुझे सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति का सम्मान करने के बजाय डॉक्टरों ने मुझे केमिकल कैस्ट्रेशन की दवा दी ताकि मेरी प्यूबर्टी रुक जाए, और उसके बाद मुझे भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन दिया गया ताकि नकली पुरुष प्यूबर्टी शुरू हो सके। 15 साल की उम्र में मेरे स्तन मुझसे छीन लिए गए। मेरी डबल मेस्टेक्टमी तब हुई जब मैं विकसित हो रही थी, जबकि मेरे स्तन पूरी तरह स्वस्थ थे। सर्जन ने भी यही बताया। मैंने इससे पहले ना तो अपना पहला किस किया था और ना ही ड्राइविंग की प्रैक्टिस की थी। उन्होंने मेरी औरत होने का हिस्सा मुझसे कैसे छीन लिया जब मैं खुद को औरत कहने लायक उम्र की भी नहीं हुई थी। जो शांति और आत्मस्वीकृति मुझे वादा की गई थी वो कभी नहीं आई। अब मैं लगभग 22 साल की हूं। मेरे पास स्तन नहीं है, वहां अब सिर्फ निशान है। आपने मुझसे मेरा औरतपन छीन लिया इससे पहले कि मैं औरत बन पाती। मुझे लगता है असली मुद्दा यही है। अगर आप ट्रांस हैं और खुश हैं तो आगे बढ़िए। क्या मुझे लगता है आपके फैसले सही हैं? नहीं। क्या आप सच में खुश हैं? खास नहीं। लेकिन ये सोचना कि इसे हमारे समाज में एक सामान्य चीज के रूप में बढ़ावा दिया गया है और ये सोचना कि कुछ लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या मैं एलन मस्क की हर बात से सहमत हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मुझे लगता है कि इस मामले में वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने बेटे को एक पागलपन भरी चीज में खो दिया और अब उन पर इसका विरोध करने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम सभी की यही जिम्मेदारी है और यही वजह है कि हमारे पास द पुशबैक है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।